हेलो एवरीवन। सो इसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। ये नर्सिंग फाउंडेशन का है, यूनिट है एक, जिसमें हम कम्युनिकेशन और ये सब जानते हैं। तो ये अभी फर्स्ट ईयर की लिए वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, कम्युनिज, जिसका मतलब होता है कॉमन। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। ये क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, इमोशंस का, दो या से ज़्यादा पर्सनस के बीच में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, मतलब कोई भी बात हो रही है तो उसमें आइडियाज़, ओपिनियन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, डिफाइन अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आइडियाज़ एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें भी यही कहा गया है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कुछ यहाँ पे आइडियाज़ और फीलिंग्स से या फिर थॉट्स भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच a message is passed from the sender to the receiver with the objective that the message sent is received and understand as intended। अब ये बोल रहा है जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक मैसेज, जो सेंडर होता है, मतलब कि जो कोई मैसेज को बोल रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, वो क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा और वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा और उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि जो मैसेज सेंड हुआ है वो उसको समझ आ जाए रिसीवर को। ठीक है, तो इसमें ना जैसे बेसिकली हमें 2-3 डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए जिससे हमें एग्ज़ाम में हेल्प हो जाती है। अगर आप अभी से ही ये हैबिट डालोगे कि आप 2 या 2 से ज़्यादा मतलब डेफिनेशंस लर्न करो तो एग्ज़ाम में जाके वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। It is a two-way process or reciprocal process involving exchange of ideas, facts and opinion। वही है, ये 2-वे प्रोसेस होता है या फिर उसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं हम, जिसमें क्या होता है, आइडियाज़ क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, फैक्ट्स भी और ओपिनियन भी दो पर्सन के बीच में। कोऑपरेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब ये एक कॉन्टीन्यूअस है जो लगातार चलता रहता है, ये कभी एंड होने वाला प्रोसेस नहीं है। इट इज़ ए प्रिवेसी फंक्शन, इसका जो नेचर है, मतलब कि ये क्या होता है, प्रीवेसी फंक्शन का होता है, अप्लाई होता है सभी फेसेस के अंदर, मैनेजमेंट्स के अंदर और लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू मोटिवेट और रिस्पॉन्स एंड टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो बेसिक पर्पस है कम्युनिकेशन का वो क्या है, मोटिवेट करना और रिस्पॉन्स एंड टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर्स एंड रिसीवर। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल मीन्स बाय विच मीनिंग इज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या करता है, सभी मीन्स को इंक्लूड करता है जिससे क्या हो सके, जो मैसेज है वो कन्वे कर सके एक पर्सन से दूसरे तक। ठीक है, द पॉपुलर मीन्स राइट इन, जो पॉपुलर मीन्स है इसके क्या क्या है, रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, गेस्चर्स हो सकते हैं, विजुअल्स एट्सेट्रा। किसी भी वे से हम मतलब कि मैसेज को कन्वे कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो नेचर में हमने क्या पढ़ा, मतलब ये एक सिस्टेमिक तरीके का होता है, 2-वे प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूअस हमेशा चलता रहता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन एक is systemic, communication is irreversible, communication is proactive, symbolic, symbols मतलब समझ आ गया ना, spoken words, facial expression etc, और take place as many levels। ठीक है, जिससे क्या है, mutual understandings वगैरह create करना, ये सब इसका नेचर है। अब नेक्स्ट हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेवल क्या है, ए पर्सन कम्युनिकेट विद द स्ट्रेंजर्स टू हैव कैजुअल इन्फॉर्मेशन इन कन्वेंशनल लेवल और ट्रेडिशनल लेवल। मतलब कि पर्सन है वो किसी स्ट्रेंजर से बात करेगा, मतलब कम्युनिकेट करेगा। इसका मतलब है कि किसी अजनबी से तो बात करे तो उससे कैजुअल इन्फॉर्मेशन लेगा ट्रेडिशनल लेवल पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट एनकाउंटर बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट, जैसे एक नर्स है और एक क्लाइंट है, वो ना तो उसे पहले से जानती है, उसके लिए अजनबी है और क्लाइंट के लिए नर्स अजनबी है। तो पहला एनकाउंटर होगा तो कन्वर्सेशन जो होगी इस लेवल पे वो फेयरली क्या होती है, इम्पर्सनल होती है। हेयर इट अटेम्प्ट्स आर मेड।
पोलाइटली बात करनी चाहिए, टू गेट एक्वेंटेड, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो उससे लेगी, टू फिल साइलेंस, टू रिलीव टेंशन एंड स्ट्रेस, टू कन्वे इंसिडेंटल इन्फॉर्मेशन। सब कुछ ही स्ट्रेंजर से जब हम फर्स्ट टाइम में एनकाउंटर करेगी नर्स किसी क्लाइंट के साथ, तो ये सब उसके मतलब कि क्या होंगे, कन्वर्जेशन होगी, तो ये सब बातें उसको ध्यान में भी रखनी चाहिए और सब कुछ इसी पे बेस्ड है। पोलाइटली और साइलेंस होनी चाहिए, हम कन्वे कर सकते हैं कोई इंसिडेंटल इन्फॉर्मेशन को। सेकेंड लेवल बोलता है हेयर द कन्वर्सेशन इज फैक्ट एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सेकेंड लेवल बोलता है कम्युनिकेशन का जो कन्वर्सेशन है वो फैक्ट और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। मतलब कम्युनिकेशन यूजुअली इम्पर्सनल है। एग्जांपल क्या है, जैसे रिलेशनशिप विद कलीग्स, जो हमारे कलीग्स जो सहपाठी जो मतलब हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ का रिलेशन, नेबर्स के साथ, पड़ोसी के साथ। रिलेशनशिप इज़ फ्रेंडली बट नॉट ओपन टू वेरी मच सेल्फ डिस्क्लोजर। जो रिलेशन है ना वो मतलब बोल रहा है कि वो फ्रेंडली तो रहे लेकिन इतना भी नहीं है कि वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अपनी सब सेल्फ ज़्यादा मतलब क्लोज ना हो जाए, इतना बोला इसने, ठीक है। लेवल थर्ड की अगर हम बात कर लेते तो पार्टिसिपेट विद फ्रेंड्स के साथ क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे इन्वॉल्व इन डिस्क्लोजर हेयर अ पर्सन एक्सप्रेस हिज और हर ओन फीलिंग, डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस, डिज़ायर हिज एक्सपायर्ड आइडियाज़, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है सॉरी देखो इसमें बोल रहा है कि जैसे एक पर्सन है वो एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को और उसको डिस्क्राइब करेगा कि कैसे उसको एक्सपीरियंस हुआ और उसके एक्सपीरियंस्ड आइडियाज़ को, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो नर्स और क्लाइंट है वो रीच करते हैं इस लेवल पर इफ़ दे डेवलप अ गुड रेपुटेशन और रिलेशन। अगर उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो एज ए फ्रेंड एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर पाएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, एक्सपीरियंस्ड आइडियाज़ एक दूसरे को बता पाएंगे। सो ये लेवल थर्ड में पार्टिसिपेट विद फ्रेंड्स में ये सब आता है। लेवल फोर्थ बोलता है इंटीमेसी क्लोजेस्ट फ्रेंड। इंटीमेसी मतलब जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिससे हम सब कुछ हमारी फीलिंग्स आइडिया सब कुछ हम शेयर करते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। एट दिस लेवल पीपल विद रिलेट दैमसेल्फ बट नॉट दे एक्सपोज दैमसेल्फ इंटीमेटली इन अ वे दैमसेल्फ, जिसमें एग्जाम्पल आ गए टू क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, दैट इन्वॉल्व रिस्क। समझ आ गया। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेते कम्युनिकेशन के। सबसे पहले है क्लैरिटी। क्लैरिटी इज़ मस्ट फॉर कम्युनिकेशन। जो क्लैरिटी होती है वो क्या होती है, मस्ट होती है कम्युनिकेशन के लिए। कॉन्सियसनेस, चाहे वो ब्रीफ हो या शॉर्ट हो। ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पज़ है कम्युनिकेशन का। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी मतलब कंप्लीटनेस होनी चाहिए। रिलेवेंस मतलब रिलेशन के बारे में, और ऑडियंस नॉलेज। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, ओके। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। देखो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था। क्या है, एक टू वे प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ अ मैसेज। द रिसीवर ऑफ द मैसेज बिकम द सेंडर ऑफ द रिस्पॉन्स फीडबैक एंड ओरिजिनल सेंडर बिकम द रिसीवर। मतलब बोल रहा है कि ये 2 वे प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज की। जो रिसीवर होता है मैसेज का वो तो सेंडर बन जाता है रिस्पॉन्स, ताकि वो फीडबैक बता सके, और जो ओरिजिनल सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस 2 वे प्रोसेस होता है, ये सब हमने समझ लिया। बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक होता है सेंडर कोई मैसेज सेंड करेगा, वो किसी चैनल के थ्रू उसके पास पहुंचेगा, और रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा एंड देन वो क्या देगा, एक फीडबैक देगा। अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या समझ में आया, जो सेंडर होता है वो सेंडर क्या होता है, वो इंडिविजुअल या फिर वो ग्रुप who wishes to convey the message to another. He is the indicator of communication process and is also called the source encoder, ठीक है। ये क्या होता है, सेंडर होता है वो इंडिविजुअल या फिर वो ग्रुप, कोई इंडिविजुअल्स का या फिर मतलब अलग अलग जो हम बोल सकते हैं, क्या करेगा, कन्वे करेगा मैसेज को दूसरे तक। और ये क्या इंडिकेटर होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, इसको हम सोर्स एनकोडर भी बोल सकते हैं, जो एनकोड करता है, ठीक है, मैसेज का वो इन्फॉर्मेशन है जो कि सेलेक्ट की गई है और कन्वर्ट की गई है सेंडर के द्वारा। थर्ड है चैनल जो होता है वो एक मीडियम होता है। इट इज़ द मीन बाय विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड। ये क्या होता है,
ये वो मीन होता है, मतलब कि वो मीडियम होता है जिससे मैसेज क्या ट्रांसमिट हो। एग्जांपल जैसे विजुअल, ऑडिटरी हो गया, टेक्टाइल सेंसेस हो गया, ये सब के थ्रू। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द चैनल कैन बी अप्रोप्रिएट फॉर द मैसेज टू मेक इंटेंट ऑफ मैसेज क्लियर। चैनल मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है वैसे देखा जाए तो, जिसमें क्या मैसेज क्लैरिटी के साथ पहुंचना चाहिए, तो उसको हम चैनल बोलेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट कम्युनिकेशन का। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर एक इंडिविजुअल है टू होम द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिकोडर। मतलब रिसीवर एक इंडिविजुअल है जिसने मैसेज को मतलब रिसीव किया है, और उस जो एनकोडेड मैसेज जो सेंडर ने दिया था उसको ये डिकोड करेगा, ठीक है। ट्रांसमिटेड हुआ था उसको। एनकोड का मतलब होता है, जैसे हम इसमें तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग फील्ड में अगर हम देखें तो एनकोड जो सेंडर जो मैसेज एनकोड करता है वो अपनी एक कोडिंग लैंग्वेज मान लो उस टाइप में सेंड करता है। तो क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो उसको वही समझ सकता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं लेकिन वो एक सिम्बल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग अगर वो ना देखे उसको 1 2 3 4 ऐसे बोल दे, 1 7 8 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उससे वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाए। अब रिसीवर को भी वो पढ़ना आना चाहिए कि उसने उस सिंबल का यूज़ करा है और सिंबल का मतलब क्या है। तो जो रिसीवर है फिर उसको डिकोड करेगा। एनकोड और डिकोड करने का मतलब ये था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डिकोडिंग प्रोसेस। अब अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो उसको डिकोड कर पाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि उसने बोला क्या, तो वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो आपने समझ लिया एनकोड और डिकोड। तो बेसिक एलिमेंट फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ होता है फीडबैक। इट इज़ द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न टू द सेंडर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। फीडबैक क्या होता है? ये एक मैसेज है जो रिसीवर ने क्या किया है वापस, मतलब कुछ जो उसने बोला था ना सेंडर ने, उसको समझा है और फिर उसको रिटर्न किया सेंडर को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स दिया है मतलब। अब तो जो रिसीवर है ना, the receiver verbal or non-verbal responses reveal that the receiver understanding of the message। मतलब ये बताता है कि उसने उस मैसेज को, ये बताता है कि उसने उस मैसेज को क्या कर लिया है, रिसीव करके अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये अकॉर्डिंग दिस बताता है। तो अगर हम देखें ना, तो हमने अभी तक ये पढ़ा था, देखो ये एक सेंडर है, इसने एक मैसेज दिया, ठीक है। ये सेंडर था, सेंडर ने क्या दिया, मैसेज दिया। मैसेज किसके पास जाएगा? रिसीवर तक जाएगा, ठीक है। रिसीवर तक जाएगा किसके थ्रू? एक चैनल के थ्रू, या फिर हम उसको मीडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ये जो रिसीवर है उसको समझेगा। रिसीवर मतलब जो उसको रिसीव किया ना मैसेज को, वो उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा और फिर वो फीडबैक देगा, ठीक है। किसको देगा? सेंडर को देगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? एक बेसिक एलिमेंट सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक चैनल होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हमने फीडबैक पढ़ा था, और हम एक और भी तो पढ़ा था हमने, मतलब मैसेज को भी तो काउंट किया इन्होंने, ठीक है। मैसेज क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है मतलब, ठीक है। एक थर्ड रिसीवर हो गया, फोर्थ चैनल हो गया, एंड देन फिफ्थ क्या हो गया? फीडबैक। ये जो फीडबैक है, फीडबैक मीन्स कि इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है उस मैसेज के अंडरस्टैंड करके जो सेंडर ने रिसीवर तक पहुंचाया था। सेंडर, मैसेज, रिसीवर देन this is through the channel is a medium means by which message is transmitted, and after that receiver can respond to the sender and understand the message what the sender is sent, okay। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे अब जो रिस्पॉन्स है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी, वो अभी हम पढ़ लेते हैं आगे। तो ये सब आपको समझ आ गया। सेंडर, ये देख लीजिए सेंडर, और सेंडर ने एनकोड किया यहाँ पे डिकोड होगा मतलब, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग इज द की टू डिकोड द मैसेज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी
आवश्यक है जो कि बता सकेगी कि उसने एनकोड क्या किया था, तभी तो वो डिकोड कर लेगा उससे, अगर उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो। हाँ, अब हम पढ़ते हैं मोड्स, फॉर्म्स एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पार्टीज़ के बेसिस पे, फॉर्मेलिटीज़ के बेसिस पे और अदर टाइप के कम्युनिकेशन पे बेसिस पे, 3 इसके हमने यहाँ पर टाइप्स देखेंगे। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पार्टीज़, तो वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, एक तो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आते हैं, जैसे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्रॉस सेक्शनल, और एक्सटर्नल में जो कम्युनिकेशन होता है वो बाहरी होता है। और बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, फॉर्मल और इनफॉर्मल आते हैं, और अदर कम्युनिकेशन जो पर्सनल और इंटरपर्सनल होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम वर्बल देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? द स्पोकन और द रिटन वर्ड्स आर द मोस्ट प्रीफर्ड modes for conveying information of one's ideas, thoughts and feeling to other। मतलब वो स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स भी बोल सकते हैं हम, जो कि प्रीफर्ड किए जाते हैं ताकि क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सके, किसी एक पर्टिकुलर आइडिया, किसी पर्सन का फीलिंग्स और थॉट्स के थ्रू टू अदर्स। ठीक है, the word used vary among individual according to culture, social economic background, age, education। जो words हो सकते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल के कल्चर के अकॉर्डिंग, उसकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसकी एज, एजुकेशन एट्सेट्रा। एग्जाम्पल है जैसे रिटन वर्ड्स, तो रिटन वर्ड्स आ गए, नोट्स आ गए, लेटर्स आ गए, रिकॉर्ड्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, इन सब के थ्रू मतलब क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि रिटन या फिर स्पोकन वर्ड्स के अकॉर्डिंग कन्वे करना मैसेज को। ठीक है, फिर आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब जो हम बोल के नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम कुछ टाइप्स देख लेंगे, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस हो गया, बॉडी पोस्चर्स एंड गेट्स हो गया, फेशियल्स एक्सप्रेशन हो गए, आई कांटेक्ट हो गया, और बॉडी मूवमेंट्स हो गए, टच और सिंबल्स और सिग्नल्स, ये सब क्या आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, उसका कैसा है, उसका बॉडी पोस्चर कैसा है, उसने फेस एक्सप्रेशंस कैसे दिए हैं, उसके आई कांटेक्ट, टच, फीलिंग एट्सेट्रा, जो कि ये बोल के नहीं बता सकते हैं। दिस टाइप के मतलब कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो, physical appearance, it include adornment, personal appearance, body shape, size, hairstyle, clothing, adornment are rich source of information। मतलब इसमें क्या आता है, इसके अंदर पर्सनल अपीयरेंस कैसा, वो मतलब उसने गेटअप है उसका, उस टाइप के अकॉर्डिंग ही बोल रहा है। ठीक है, बॉडी की शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है। अगर कोई लोग मतलब कम्युनिकेशन में ये इम्पोर्टेंट होता है सब कुछ, बॉडी शेप, साइज़, ये सब। ठीक है, तो ये रिच सोर्स है इस इंफॉर्मेशन के लिए, तो फिजिकल अपीयरेंस मस्ट है। फिर आता है बॉडी पोस्चर और गेट्स। देखो, द वे people go and carry themselves are often reliable indication of self concept, mood and health। इसके अंदर क्या आते हैं, वो वे जिसमें पीपल क्या करते हैं, जाते हैं और अपने आप को कैरी करते हैं फॉर रिलायबल इंडिकेशन, खुद के लिए बोल रहा है ये, जिससे कि इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए बिल्कुल पोस्चर। हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम सीधे नहीं खड़े, या फिर मतलब जैसे हम बैठ के किसी से बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ कर रहे हैं, टीचर्स के साथ, मतलब ऑडियंस बैठे कहीं पे भी हो, चाहे 2 इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, ऑडियंस हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। बॉडी पोस्चर जो होता है ना, वो एक मेन रोल प्ले करता है। बॉडी पोस्चर में क्या होता है, जैसे कि पीपल ऐसे लगता है कि वो कितने एक्टिव होके हमारी बात सुन रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ये पर्पसफुल है हमारे लिए, नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान अपनी जो रिसीवर है, वो रिसीवर अपना मैसेज रिसीव कर रहा है, सॉरी
रिसीव करेगा, लेकिन ऐसे भी तो होना चाहिए ना कि सेंडर को लगना चाहिए हाँ भाई जो मैंने बोला है वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ऐसे आराम से बैठा है, खड़ा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब कि जो सेंडर है वो कुछ बोल रहा है या फिर वो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो पर्पसफुल नहीं रहेगा। तो बॉडी पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होती है मतलब कम्युनिकेशन जो होता है वो पर्पसफुल बन जाता है। तो देखो, इरेक्ट पोस्चर एक्टिव होना चाहिए, पर्पसफुल वॉक सजेस्ट अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, वाइल टेंस पोस्चर सजेस्टेड एंजाइटी और एंगर। हाँ, अगर कोई इंसान, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कोई मेरे अच्छी से नहीं सुने मैं क्या बोल रही हूँ, और तो फिर ऐसे ना लेक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो गुस्से की भावना भी आ सकती है, एंजाइटी भी आ सकती है किसी को भी। तो वही इसका है कि बॉडी पोस्चर इम्पोर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। द फेस इज़ द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ द बॉडी। अब फेस ही है जिससे हम एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। द फीलिंग ऑफ जॉय, सैड, फियर्स, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट एंड कैन बी अ फेशियल एक्सप्रेशंस। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। अब कम्युनिकेट कर रहे हैं, हंसने वाली बात पे रोने लग जाएं तो कैसा कम्युनिकेशन हुआ, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हम फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? आई कांटेक्ट जो होता है वो एक मतलब एक्यूरेट कम्युनिकेशन सिग्नल देता है कि आगे वाला जो है वो मेरी बात पॉइंट टू पॉइंट नोटिस कर रहा है, मतलब वो मुझे सुन रहा है सही से, और ना अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। The eyes may provide the most revealing and accurate of all communication signals because they are point on the body. टोटल लेक ऑफ आई कॉन्टेक्ट। अब सेल्फ इस्टीम पर बात आ जाती है, खुद की मतलब कॉन्फिडेंस टाइप की बात आ जाती है, और अगर ज़्यादा ही हम किसी को आई कांटेक्ट कर लेंगे तो ऐसा लगेगा ना वो मुझे घूर रहा है। तो स्टेयरिंग इन अप्रोप्रिएट भी अच्छा नहीं होता, मतलब आई कांटेक्ट सही वे में होना चाहिए बिल्कुल। बॉडी मूवमेंट्स may sometimes take place of speech. स्पीच के टाइम बॉडी मूवमेंट होता है ना कि हम स्टेज पे जाते हैं और इधर से उधर मूव करके हम स्पीच दे रहे हैं, कुछ रिलेट कर रहे हैं टॉपिक्स कुछ, तो वहाँ पर हमारा जो मूवमेंट है ना वो सही तरीके से होना चाहिए, ऐसे नहीं हम कैसे भी वहाँ पे चल रहे हैं। तो श्रग ऑफ शोल्डर टू से आई डोंट नो, नोडिंग द हेड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज टू इंडिकेट यस, मतलब ऐसे बोल रहा है कि अगर हम कोई चीज़ जानते नहीं है टू से, अगर हम बोल रहे हैं श्रेडिंग एंड हेड इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज टू इंडिकेट यस, और हमारा मतलब ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब ये है देखो, जैसे बॉडी मूवमेंट कर रहा है इंसान, स्पीच दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, स्टेज पे गया है लेकिन उसकी बॉडी मूवमेंट अच्छी नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं लगता है। अब उसको कोई चीज़ का पता नहीं है, उसको कोई चीज़ का पता नहीं है तो वो मतलब ऐसे भी बोलेगा ना आई डोंट नो और एट्सेट्रा। सो मतलब हेल्पफुल ही लगता है अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब उसका जो मूवमेंट है वो सही होना चाहिए, और यस बोल रहा है तो वो यूनिवर्सली उसका हेड नोडिंग करना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सली इंडिकेट यस। ओके, टच most personal form of communication because it bring into a close relationship, hand putting, ये सब क्या टच में आ जाते हैं। जिस और टोन ऑफ वॉइस, वॉइस जो है हमारी उसकी क्या टोन है, सिंपल्स आ जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडियाज़ को, सिग्नल्स आ जाते हैं वो साइंस टू गेट इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग, ठीक है। अब वो फैक्टर जो अफेक्ट करते कम्युनिकेशन को, इन एडिशन टू द फेमस in addition to the factors such as person, socio-culture background, language, education, limitation, attributes of non-verbal communication, following factors affect the, तो ये बोल रहा है कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं किसी पर्सन के, या तो उसके सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से हो सके, उसकी कास्ट वगैरह, उसके कल्चर किस टाइप का है, लैंग्वेज, एजुकेशन, लिमिटेशंस क्या है, या फिर एट्रीब्यूट्स नॉन वर्बल जिसको हम बोल के नहीं कह सकते हैं, वो मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला एबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर। एबिलिटी क्या होती है? द पर्सन एबिलिटी टू स्पीक, हियर एंड सी, कॉम्प्रिहेंड, स्टिमुलाई, इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन प्रोसेस। The receiver of the message also needed to interpret this.
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एबिलिटी कम्युनिकेटर की क्या होती है। अगर वो अच्छे से पर्सन है, उसमें एबिलिटी है कि वो बोल सकता है, सही से सुन सकता है, मतलब ऐसे होता है ना कि वो इंटरेस्टेड भी होना चाहिए कम्युनिकेशन कर रहा है तो, और है ना, मतलब वो बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, कॉम्प्रिहेंड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस को। और जो रिसीवर है उसमें भी होना चाहिए, ऑल्सो नीड टू इंटरप्रेट दिस, मतलब ये जो बोला है या जो भी किया है उसको इंटरप्रेट करे, रिसीवर की भी ये जिम्मेदारी होती है। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन एक पर्सनल व्यू ऑफ इवेंट्स होता है, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन्स की सेंस होती है, इंटरप्रेट करती है, अंडरस्टैंड करती है इवेंट को डिफरेंशियली उसके एक्सपीरियंस से और उसकी एक्सपेक्टेशन से। जैसे किसी चीज़ को सेंस करना ही परसेप्शन होता है। अब वो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू परसेप्शन होता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है जिससे हम सेंस कर सकें, जैसे टंग है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं, नोज है उससे हम स्मेल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन से हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो परसेप्शन भी वही है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल व्यू और इवेंट, जिसके मीन क्या पर्सन सेंस करेगा और इंटरप्रेट करेगा और अंडरस्टैंड करेगा इवेंट को डिफरेंशियली, और इट इज़ फॉर्म बाय एक्सपीरियंस से ही वो होगा और एक्सपेक्टेशन से वो होगा। एटीट्यूड, इट इज़ अ टेंडेंसी और प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू अ थिंग, पर्सन और एन इवेंट। एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी ये एक टेंडेंसी है कि एक्ट करे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्सन को या फिर मतलब कोई थिंग को, कोई इवेंट को। मतलब एटीट्यूड का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। कोई चीज़ को कोई अच्छी चीज़ में मान रहा है तो वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ, लेकिन कोई चीज़ किसी इंसान ने बोली और उसको नेगेटिव वे में ले जाए तो वो तो उसके लिए सही नहीं है ना, तो वो कैसी हो गई, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। तो इसमें हम देखते हैं, एक तो होता है फैसिलिटेटिंग और एक होता है इनहिबिटिंग। फैसिलिटेटिंग जिसमें केयर हो, वार्मिंग हो, रिस्पेक्ट हो, एक्सेप्टेशंस होगी। इनहिबिटिंग में कंडेंसेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कॉल्डनेस, ये सब इनहिबिटिंग एटीट्यूड्स हैं। नॉलेज, ये हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी पहला फैक्टर पढ़ा था कि एबिलिटी क्या होती है कम्युनिकेटर की। दूसरा हमने परसेप्शन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि पर्सन कैसे सेंस करता है, अंडरस्टैंड करता है डिफरेंशियली और अपने एक्सपीरियंस से और एक्सपेक्टेशन से। फिर हमने थर्ड पढ़ा था एटीट्यूड, और चौथा भी पढ़ेंगे नॉलेज। द अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ हैंडलिंग द डिफरेंट लेवल पर्सन्स इज़ एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। अब डिफरेंट लेवल के पर्सन को हमको अगर हैंडल करना है कि वो क्या बोल रहे हैं, नॉलेज, तो नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये एसेंशियल ही है। ठीक है। टाइम फैक्टर इज इन कम्युनिकेशन इंक्लूड द इवेंट दैट विजिट एंड फॉलोइंग इन इंट्रैक्शन। टाइम भी कम्युनिकेशन के लिए अच्छा चीज़ होती है, जो कि विजिट करना और फॉलो करना उसकी इंट्रैक्शंस को। थर्ड है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का मतलब होता है ये वो डिस्टेंस होता है पीपल के बीच में, इंट्रैक्शन कर सके वो दूसरों के साथ। मतलब कोई स्पेस ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा स्पेस तो होना चाहिए। अगर हम देखो, अब स्पेस इंटीमेट है, मतलब हम फिज़िकल कांटेक्ट के साथ कर सकते हैं ना, मतलब जिससे हम बहुत क्लोज हैं, तो इंटीमेट वो फिज़िकल कांटेक्ट होता है जिसमें 1.5 फीट का ये स्पेस हो सकता है। पर्सनल स्पेस बोल रहा है ये, सॉरी इंटीमेट। पर्सनल स्पेस जो होता है 1.5 से 4 फीट का होना चाहिए। जो सोशल होता है वो 4 to 12 होता है। जो पब्लिक होता है 12 फीट से एंड बियॉन्ड पर्सनल स्पेस है। ठीक है। इंटीमेट है सबसे पहले, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है, जो कि कितना होता है 1.5 मीन्स 1.5 फीट। दूसरा है 1.5 to 4 फीट। देन सोशल 4 to 12, पब्लिक 12 एंड बियॉन्ड। ठीक है। एनवायरनमेंट क्या ये भी एक फैक्टर है जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। पीपल यूजुअली कम्युनिकेट इन ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। जो पीपल है वो कम्युनिकेट करेंगे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर। अगर रूम के अंदर जैसे मान लो प्राइवेसी नहीं है, या फिर ऐसे कि वो बहुत गर्म है, नॉइजी है, क्राउडेड है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस यार टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब इन्वायरमेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अब हम लोग बातें कर रहे हैं, अब मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब कुछ है, या फिर बार बार बहुत ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे रूम की प्राइवेसी लीक हो जाएगी, मतलब सही नहीं रहेगा। तो
जो कम्युनिकेशन है ना वो टूट जाएगा। तो इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। टेरिटरी, it provide people with sense of identification, security and control. Client often feel the need of defend their territory when their other invaded. तो टेरिटरी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि पीपल को सेंस प्रोवाइड करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अपनी टेरिटरी के अंदर रह के उसको इन्वेड कर सके। ठीक है, टेरिटरी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर किसी मतलब वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं किसी और अंदर घुसने। एग्जांपल है जैसे अब हमारे जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके सीनियर्स होंगे तो वो ऐसे चाहेंगे ना कि उनकी टेरिटरी क्या ना हो, टूटे ना, मतलब वो अपने आप को डिफेंड करके रखेंगे। ऐसा हो कि मतलब सीनियर्स को कम आता और जूनियर्स को ज़्यादा आता, तो ऐसा लगता है ना कि मतलब उनको एक अपनी वो लगेगी कि हमारी टेरिटरी में घुस के कुछ ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। दिस इज़ नोन एज टेरिटरी, ये सब टेरिटरी है। तो ये प्रोवाइड करते पीपल को विद सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, एंड क्लाइंट ऑफन फील द नीड टू डिफेंड देयर टेरिटरी व्हेन अदर इन्वेडेड। जब दूसरे लोग उसमें घुसेंगे तो वो अपने आप को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे, तो उसको हम टेरिटरी बोलते हैं। इमोशंस, ये हमें पता ही है, पर्सन के सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर। द वे अ पर्सन रिलेट्स और कम्युनिकेट विद अदर्स इज इन्फ्लुएंस बाई इमोशन। अब पर्सन है वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है कुछ इवेंट्स के बारे में, तो वो ऐसा ही होगा ना, अपने इमोशन से शेयर करेगा, कम्युनिकेट करेगा या रिलेट करेगा। इमोशन जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं पर्सन की एबिलिटी को टू इंटरप्रेट मैसेज। ओके, आफ्टर दैट सेल्फ इस्टीम। द पीपल हुज सेल्फ इस्टीम इज़ हाई कम्युनिकेट ऑनेस्टली। जिसकी सेल्फ इस्टीम जो हाई हो जाती है ना, वो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेगा, कॉन्फिडेंशियल होगा। ठीक है, और उसमें कॉन्ग्रुएंस की पावर होगी। लो इस्टीम का इंसान होगा या पीपल, और उसके अंदर क्या होगा, अंडर हाई स्ट्रेस होगा और डबल मैसेजेस भी दे सकता है वो। ठीक है, तो सेल्फ इस्टीम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन का। रोल्स एंड रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ वर्ड, कि कैसे हम वर्ड चूज़ कर रहे हैं हमने उसके कम्युनिकेशन के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम बोल कैसे रहे हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। टोन ऑफ वॉइस वेरी करती है कैसी। कंसिडरेबल, रोल से रोल मतलब वेरी करता है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ, उसे मैं एक वर्ड लिख, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने रोको मत, जाने दो। तो अगर हम ये देखें, मैंने लिखा है रोको मत जाने दो, अगर मैंने ऐसे यहाँ पे एक कोमा लगा दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि उन्हें रोक के रखना है और उनको जाने नहीं देना है। या फिर अगर मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया है तो रोको मत जाने दो, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि रोकना नहीं है, उन्हें जाने देना है। तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस होते हैं ना, उनके कुछ रूल्स और रिलेशंस होते हैं। जैसे वर्ड चॉइस सही करना चाहिए, टोन ऑफ वॉइस सही, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही आना चाहिए। अब ये रोको मत जाने दो एक एग्जाम्पल है, जिसमें आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर सेंटेंस का सही है ही नहीं तो हम पता ही नहीं है वो बोलना क्या चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे रोको मत जाने दो का मतलब है उनको रोकना नहीं है, जाने देना है। अगर यहाँ पे कोमा, उनको रोको मत जाने दो, मतलब समझ गए ना, रोको मत जाने दो, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया उनको रोकना नहीं, जाने देना है। और अगर यहाँ पर आ गया तो रोको, उनको नहीं जाने देना है। समझ गया है ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम देख लेते हैं सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड।
कल्चरल बैकग्राउंड, जैसे लैंग्वेज हो गया, गेस्टर्स हो गया, वैल्यूज, एटीट्यूड्स रिफ्लेक्ट कल्चर और रीजन। द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर सेट लिमिट्स फॉर द पीपल एक्ट एंड कम्युनिकेट। जो कल्चर है ना वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशो। अब जो कम्युनिकेट करेगा उसकी लैंग्वेज अगर उसको आती होगी, वो वहाँ पे जाके कोई और लैंग्वेज बोलनी चाहिए, जो पीपल को अंडरस्टैंड ही ना, वो समझ ही ना पा रहे हो उसको, तो मतलब कैसे कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा उस टाइम पर। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लैंग्वेज भी इफेक्ट करेगी, उसकी एट्रीब्यूट्स वगैरह, कल्चर ओरिजिन अलग है तो उसको नहीं समझ आएगा। तो ये सब हम लोगों ने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। इन सम कल्चर, कुछ कल्चर में क्या होता है, इट इज़ कंसिडर रूड और डिस्ट्रेसफुल टू मेक डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। कई कल्चर में ऐसा होता है ना कि भाई यार आप किसी से बातें कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आई कॉन्टैक्ट आपको नहीं बनाना है उनके साथ में। ये कुछ होते हैं कि अब तुम नीचे देख के बात करोगे, या फिर इस टाइप के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कई अलग अलग कल्चर में, तो वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी कि कल्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो डिस्ट्रेसफुल या फिर रूड हो सकता है। इन सम फैमिलीज आर रोल मेंबर मेक ऑल द डिसीजन, और कई फैमिलीज में जो सबसे रोल मेंबर होता है वही सभी डिसीजंस को लेता है। ये सब हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। सो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसका नेचर पढ़ा है कि कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल होता है जिसको हम बोल के नहीं कह सकते, तो उसके कुछ हमने देखे थे। उसमें फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आया था, बॉडी के मूवमेंट्स आए थे, और कुछ टच सिंबल्स, सिग्नल्स, ये सब आए थे। ठीक है, फैक्टर हमने पढ़ लिए, एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटर, परसेप्शन, एटीट्यूड, नॉलेज, टाइम, पर्सन्स, कम बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, पर्सनल स्पेस हमने पढ़ा था। एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि टेरिटरी को, कोई अपनी टेरिटरी को कैसे डिफाइन करता है, इमोशंस पढ़े, फिर हमने सेल्फ एस्टीम पढ़ी, एंड देन हमने रोल एंड रिलेशनशिप्स पढ़े, और सोशल cultural background पढ़ा। So in this video we can end here, and in next video we can start from the barriers of communication. So I hope you can understand it very well. If this video is helpful for you, please like, subscribe and share this video. Thank you so much.